अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ का एक और बेहतरीन एपिसोड। हमेशा की तरह आज का मौजू भी बहुत अहम है और उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो माहिर मौजूद हैं, उनको आप उनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स के अलावा उनकी एजुकेशन सेक्टर में खिदमात के लिए भी जानते होंगे। लेकिन हमारा जो बुनियादी तौर पर आज मौजू रहने वाला है वो है हायर एजुकेशन सिस्टम। पाकिस्तान में हायर एजुकेशन सिस्टम कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, क्या ये बैनुल अक़वामी जो मयार तालीम है उसके मुकाबले पर आता है या नहीं आता। आजकल हम इतनी ज़्यादा स्किल्स की बात करना शुरू हो गए हैं, तो क्या स्किल्स इतनी आगे जा चुकी हैं कि हम एजुकेशन को पीछे छोड़ते जा रहे हैं? क्या ये सब ठीक हो रहा है या इसको बेहतर करने के लिए हम कोई इक़दामात कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये सब कुछ आज के शो में जानेंगे और बहुत सारे सवालात हैं जो आपने भी हमसे गाहे बगाहे किए होते हैं, हम वो भी पूछेंगे। और गेस्ट से मिलवाने से पहले शाह साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के जो गेस्ट हैं ना जी, उनके साथ मेरा बड़ा मोहब्बत और अकीदत का एक रिश्ता है। डॉक्टर साहब से जब मैं नया नया वाकिफ़ हुआ ना, तो डॉक्टर साहब की शख्सियत के जो कई खूबसूरत पहलू हैं, उसमें से एक बड़ा कमाल का पहलू जो हमारे सारे सूफ़ी हैं और सूफ़ी शायर हैं, उनके साथ जो इनकी अकीदत है और फिर उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी क्लैरिटी। मैंने कुछ लेक्चर सुने सर के, उसके बाद हम इनके फ़ैन हो गए, फिर इनको ढूंढना शुरू किया, फिर इनकी लाइव मजालिस में बैठने का मौका मिला, तो पता लगा कि डॉक्टर साहब की शख्सियत में ये एक इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट और एक एजुकेशन लीडर होने के साथ साथ एक दरवेश और एक सूफ़ी भी डॉक्टर साहब की शख्सियत में कहीं छुपा बैठा। और वो जो एक विज़डम है डॉक्टर साहब का, वो कोई अताई दुआ है, कोई ऐसा मामला है। तो कभी भी डॉक्टर साहब के साथ बैठने का मौका मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। और आज सच्ची बात बताऊं, हमारे प्रोग्राम के लिए एक एजाज़ की बात है कि हमारे पाकिस्तान की एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, उसके वाइस चांसलर, एक एजुकेशनल लीडर, एक ऐसे साहब जो पहले ही 6 यूनिवर्सिटियों को हेड कर चुके हैं, 7वीं यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर हैं माशाल्लाह। और कह लीजिए कि इनके जो अल्लाह ने इनको जो कलर्स लगाए हैं और जो एजाज़ हैं वो बेशुमार हैं। लेकिन सबसे बढ़ के एक ये भी इनकी खूबी है, ये बड़े इंसान हैं, सही मानों में एक बड़े इंसान है। और आज प्रोग्राम कह लीजिए इनके साथ करने का हमें मौका मिला। बिल्कुल ऐसे ही है। वेलकम करते हैं हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अली शाह मौजूद हैं, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो सर। सबसे पहले तो मैं आपसे जो हमारा बुनियादी सवाल है या टॉपिक है उसी से शुरुआत करना चाहूँगी। पाकिस्तान में हायर एजुकेशन सिस्टम को आप क्या समझते हैं, ये कहाँ पर खड़ा है इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया, शाह साहब आपका भी शुक्रिया, आपके बहुत खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए। देखें, आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है इस मुल्क के फ्यूचर के लिए भी, कि हायर एजुकेशन से ही मुल्क जो दुनिया के ममालिक हैं, टेक्नोलॉजी भी उसी से आएगी, इकनॉमिक्स भी उसी से आएगी, तरक्की भी उसी से आएगी। और हम लोग मैं समझता हूँ कि एक मुनासिब लेवल पे हैं और बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पे होती है। क्योंकि आप हमसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि लोग मास्टर्स के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं, तो मास्टर्स के लिए जाते हैं तो अंडर ग्रेड तो हमसे करके जाते हैं ना। और बहुत सारे स्कॉलरशिप, शाह साहब को पता है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स मोर देन 100% स्कॉलरशिप पे जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ उनको स्कॉलरशिप भी दे रही हैं, लिविंग भी दे रही हैं। बहुत सारे 100 पे जाते हैं, 70 पे जाते हैं, 50। तो वो उनमें कुछ है तो उनको एरास्मस स्कॉलरशिप मिल रहा है, बाकी मिल रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब जो बेहतरी की गुंजाइश है वो हमेशा से होती है और तालीम को तो कंटिन्यूसली इवॉल्व होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तालीम को कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व होना चाहिए। अच्छा, इवॉल्व होने के लिए गवर्नमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, चाहे पाकिस्तान है या दुनिया की कोई भी कंट्री है। आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान में क्या गवर्नमेंट उतना इन्वेस्ट कर रही है एजुकेशन सिस्टम पर, एजुकेशनल सेक्टर पर, जितना उन्हें करना चाहिए? देखें, ये फिर बड़ी इम्पॉर्टेंट बहस है जो सारे मुल्क में और तरक्की याफ्ता ममालिक में भी चलती है। वेस्ट में भी जो टॉप पे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्राइवेट हैं। जो अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़, आईवी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसको एग्जांपल आप ले लें हार्वर्ड, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और फ़ी लेवल उसका बहुत हाई है। फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमारे यहाँ हमारा जो माशरे की तकसीम है उसमें मेरा ये ख्याल है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा रोल
है और होना चाहिए। और चूँकि रियासत को चाहिए कि वो सब्सिडाइज करे एजुकेशन को, और ख़ास तौर पे जो हमारा अंडर प्रिविलेज जो है फैक्शन ऑफ सोसाइटी, उसको हम आगे लाएं, उसको तालीम की तरफ जाएं, तो उसके लिए पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में सब्सिडाइज एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए हुकूमत को, ज़ाहिर है हुकूमत भी ये सोचेगी ना कि हम क्यों पैसे लगाएं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो प्रॉफिट में हैं, तो हम क्यों प्रॉफिट में नहीं हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन 55,000 स्टूडेंट पढ़ता है और हम 2,19,000 रुपया पर ईयर हर स्टूडेंट को सब्सिडी देते हैं, और 50,000 रुपया शाह साहब हम हॉस्टल में देते हैं पर ईयर। तो ये 2.5 लाख 2,60,000 रुपया बनता है। इसको जब आप लेके जाएंगे तो ये 11 अरब रुपए की, और वो 11 अरब रुपए या तो हमें हुकूमत की तरफ से आते हैं, जिसमें तकरीबन हमें 3.5 अरब के करीब हुकूमत देती है, और बाकी फिर हम अपने ज़राए से जो हमारे हम एग्ज़ाम लेते हैं या हमारी एफिलिएशन है या मुख्तलिफ जो हमारे ज़राए हैं उससे आते हैं। तो आपके सवाल के जवाब में मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की नौजवान नस्ल की तरक्की के लिए, और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, एक आज का जो बड़ा चैलेंज है, कहीं ऐसे डिबेट्स एक्टिव हो चुकी हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी हैं, जो कह लीजिए किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचती नज़र नहीं आती, और उसमें से एक डिबेट है डिग्री वर्सेस स्किल की। जी, बड़ी दुनिया कहती है कि स्किल्स लें और आगे बढ़ें, आप इतने पढ़ने लिखने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। और बड़ी दुनिया तनकीद भी करती है कि हमारे मुल्क में भी जो एमफिल पीएचडीज़ कर रहे हैं उन्हें रिसर्च करनी भी नहीं आती, कहीं ऐसे भी लोग हैं, लेकिन वो रिसर्च की बड़ी बड़ी आला मेयार की डिग्री उन्होंने ले ली हैं। तो बड़ा बेहतर है कि आप कोई हुनर सीखें, ऐसा हुनर सीखें जो आज की जदीद तकाज़ों के मुताबिक हो। एआई के टूल्स आ चुके हैं, डाटा साइंस आ चुकी है, और उन टूल्स को सीखने के लिए डिग्री की भी ज़रूरत कोई नहीं है। आप ये बैलेंस कहाँ देखते हैं कि ये जो है कोई स्किल होनी चाहिए और साथ डिग्री भी होनी चाहिए, या सिर्फ स्किल्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, डिग्री को नहीं देखना? शाह साहब, ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल है और इसको हमें बहुत अच्छा किया, हमें बार बार इस पर डिस्कशन करनी चाहिए, थ्रैश करना चाहिए। देखिए, स्किल बहुत अहम आज भी है और हमेशा से थी, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, इस वक्त आप ये देखें कि मिसाल के तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर 1.25 लाख एप्लीकेंट है तो उसमें से 50,000 जो है वो एआई और डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर साइंस। अच्छा, हमें ये पेरेंट्स को, क्योंकि आपका ये एजुकेशनल होता है, आप लोगों को अवेयर करते हैं। देखिए, हमें पेरेंट्स को ये बताना है कि आपने आज के हिसाब से फैसला नहीं करना कि आज क्या हो रहा है। आपका बच्चा 4 या 6 साल के बाद मार्केट में आएगा, तो आपकी हमें काउंसलिंग करनी है कि 6 साल बाद मार्केट कैसे होगी, क्या एआई या जो इससे रिलेटेड फील्ड है वो सैचुरेटेड तो नहीं हो जाएगी, क्या हर शख्स। तो मैं ये समझता हूँ शाह साहब, हमें जैसे पहले आपने कहा कि यहाँ पे इस्लाम है और इंसानियत है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल हमारे सूफिया का है। कोई स्किल थी या इल्म था, ठीक है। और आप बाकी इवन डेवलप कंट्रीज़ में चली जाएं, क्या हार्वर्ड इस वक्त स्किल की यूनिवर्सिटी है, या ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज या यूसी बर्कले या जो आईवी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोलंबिया है, तो वो क्या स्किल पढ़ा रही हैं? क्या हमें इस मुल्क के अंदर फैज़ अहमद फैज़ नहीं चाहिए? क्या हमें इस मुल्क के अंदर इकबाल नहीं चाहिए? तो मैं ये समझता हूँ कि इसका बैलेंस भी ज़रूरी है। आप स्ट्रेटिफिकेशन करें और जो काबिल स्टूडेंट हैं उनको आप डिग्री की तरफ लाएं, लेकिन जो डॉक्टर साहबा ने पहले सवाल किया कि अब हमें करना ही होगा कि इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी कि कोई फ़लसफ़ा पढ़ रहा है, कोई लैंग्वेज पढ़ रहा है, लिटरेचर पढ़ रहा है, जो हमने कंपलसरी कोर्सेज, मेजर माइनर सर्विस कोर्सेज हैं, तो एआई, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस को हर एक स्टूडेंट को पढ़ा दें, मेजर्स बना दें, उनको कंपलसरी बना, ताकि वो हर शख्स उससे अवेयर हो। और देखें ना, मैं या आप भी एआई या कोई इस तरह से रिलेटेड शाम को कोई काम अपने प्रोफेशन के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आपका जो काश्तकार है
अब वक्त ये आ गया है कि अब तो पानी और स्प्रे और खाद और जो वहाँ पे जहर का इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड, वो भी एआई की मदद से होगा। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि आपको जो इवन आपके बाबर्स हैं उनको भी एआई सिखा देनी चाहिए। तो बैलेंस शाह साहब ये है कि ये वो नॉलेज है जिससे अब हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए आप ये नहीं कर सकते कि उसकी कॉस्ट पे हम जो जनरल जो ज़बानें पढ़ा रहे हैं, जो हम साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हम कहें जी नहीं आप तो भाई हिस्ट्री पढ़ के क्या करेंगे इसके। तो वो देखें, ये शुरू में भी पहले ही था कि आप कारपेंटर बन जाए, तो कारपेंटर बनने के बाद आपको तो आप रोज़ी रोटी, और अगर आप अच्छे डिज़ाइनर बन जाते हैं तो फिर, लेकिन क्या ये आप समझते हैं कि अगर वो उसके पास डिग्री भी हो और स्किल भी हो, तो आप डिग्री, जो एक और बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या आपने डिग्री नौकरी के लिए, आपके पास तो इंजीनियरिंग की डिग्री है, आप वो काम करते हैं, तो आपको हम यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी आपको मीनिंग ऑफ लाइफ बताती है कि आप जिंदगी का मकसद क्या है। और आप डिग्री को देखें, उस ज़माने में जो डॉक्टर साहब ने सवाल किया, देखें अंग्रेज़ के ज़माने में जो एजुकेशन थी वो ये थी कि क्लर्क पैदा कर दें। हम तो तालीम को ये देना चाहते हैं ना कि हम बेहतरीन इंसान पैदा करें, वो थिंकर हों, वो फिलोसफर हों, वो बहुत इल्म रखते हों, वो माशरे का एक पॉजिटिव फ़र्द हों, इंटरनेशनल सिटीज़न हों, और स्किल अगर उनके पास हो तो उसमें आज कोई नहीं। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ी अच्छी एक लाइन बोली है इन्होंने कि हमें इल्म किस लिए हासिल करना है, ये हमें खुद पहले रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है कि हम जो जॉब के लिए तालीम हासिल कर रहे हैं दैट विल नॉट मेक अस अ गुड नेशनल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ऐसे हैं क्योंकि जेन जी है, बड़े फास्ट पेस पे चल रहे हैं, अटेंशन स्पैम भी बहुत लिमिटेड हो गया है स्टूडेंट्स का। अब लोग अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो वो डिग्री की निस्बत कोई डिप्लोमास को, शॉर्ट कोर्सेज को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। डू यू रियली थिंक कि डिप्लोमास कभी भी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं सोसाइटी में? क्योंकि बहुत से बच्चे अब बाहर भी अगर जा रहे हैं तो दे आर इनटू द डिप्लोमास कि शॉर्ट टाइम में हो जाएगा, जल्दी जॉब मिल जाएगी, शॉर्ट हैंड कोर्सेज कर लेंगे। सो व्हाट डू यू प्रेफर इन दैट, और क्या आप गाइड करेंगे? देखिए, उसमें हर्ज नहीं है, डिप्लोमास और शॉर्ट कोर्सेज भी होने चाहिए, लेकिन पहले मैंने आपको बताया कि मैं तो एडवोकेट हूँ डिग्री का, आगही का, लेकिन जो हम 4 ईयर प्रोग्राम कर रहे हैं वो अगर हमने अब ये कर दिया है कि हम उसको 2 साल में एग्जिट दे देते हैं कि अगर वो एसोसिएट डिग्री कर ले और अपना स्किल सीख ले, तो ये एक बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था। देखें, पहले ज़माने में कॉलेज में FA होता था, फिर BA होता था 2 साल का, फिर MA होता था। अब FA के बाद वो 4 साल का BS 4 ईयर करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, जैसे आपने निशानदेही की कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत लंबा टाइम है, तो इसलिए ये उनको हमें 2 साल में एग्जिट देनी चाहिए। और फिर वो पहले 2 साल में उनको हमें ऐसा ग्रेजुएट बना देना चाहिए जो कि नॉलेजेबल भी हो, जो स्किल्ड भी हो, जो एम्प्लॉयबल भी हो। और अगर वो डिग्री अपनी को 4 साल में कंटिन्यू करना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन हो, फिर मास्टर्स में भी स्पेशलाइजेशन करना चाहता है वो भी ऑप्शन हो, लेकिन वो 2 साल में अगर वो एग्जिट ले, हम उसको डिग्री दे दें और उसके बाद वो अपना 6 महीने या साल का जो भी, क्योंकि वो देखें स्किल, अब आप एक और चीज़ को भी इम्पॉर्टेंट है कि आपने जैसे कहा स्किल है, तो स्किल तो उसने सीख ली, वो कोई भी स्किल है, वो IT, हम आजकल स्किल को सिर्फ IT की स्किल कहते हैं। बिल्कुल ऐसे लेकिन देखें ना शाह साहब, सॉफ्ट स्किल्स हैं, मिडिल स्किल्स हैं, हाँ, तो देखें सिर्फ IT की स्किल्स के साथ तो आप माशरा नहीं चला सकते ना। आपको टेक्नीशियंस चाहिए जो यहाँ खड़े हुए हैं, अच्छा आपको बिल्डर्स चाहिए, आपको बाबर्स चाहिए, कारपेंटर्स चाहिए, एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स चाहिए, तो वो ड्राइवर्स चाहिए, वो भी स्किल है, हम उसको रिकग्नाइज नहीं करते। कुक भी स्किल है, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है कि इन सब की हम सर्टिफिकेशन करें। हम खुद एज एन एम्प्लॉयर भी देखें कि इवन वो बार्बर है तो क्या वो सर्टिफाइड है, वो अगर शेफ़ है या कलनरी का है, या मैं समझता हूँ जो वेटर्स हैं वो भी एक स्किल है, तो सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो वो
वो पढ़े लिखे भी हों, ख़ानदान भी हों, थोड़ा सा उनकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिविटी भी हो, और वो उनके पास सर्टिफिकेशन हो। वरना तो देखें ना, कोई कारपेंटर बन जाता है, कोई प्लम्बर बन जाता है, तो हमने तो कभी, जब हम किसी को बुलाते हैं, हम कभी उसकी सर्टिफिकेशन देखते नहीं। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ गर्मी होती है, एसी मैकेनिक है, वो आप उसको बुलाएंगे, आपके एसी को सिर्फ उसने साफ़ करना है, वो पहले ही गैस लीक कर देगा। तो हमें माशरे के अंदर उनको ये बताने की ज़रूरत है कि तुम अगर ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हारा जो है वो रेपुटेशन बेहतर होगी और तुम्हारी अर्निंग बेहतर होगी, ना कि तुम शॉर्टकट की तरह। तो ये डॉक्टर साहब जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम रहा ये शॉर्टकट का, वो इस वजह से रहा कि हम उनको एजुकेट नहीं कर पा रहे कि ईमानदारी या सच में ज़्यादा आपको बेहतर फ़ायदा है बनिस्बत शॉर्टकट्स। बिल्कुल ऐसे ही है। और लॉन्ग टर्म आई थिंक तरक्की भी इसी वे से आती है। और ये बात ठीक है कि हमने, क्योंकि हर एक को इतना इजी गोइंग लाइफ में बना लिया और हमें लगता है कि हर कोई जो बिल्कुल आसानी से आगे आ गया है तो हम भी वैसे आगे आ सकते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। अच्छा, इसमें आपने एक एग्रीकल्चर की डिग्री की बात की। पाकिस्तान एज एन एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स इतने कम क्यों हैं, या रुझान इतना कम क्यों है? हालांकि अगर हम इसके बरक्स चाइना को देखें, जापान को देखें, उनकी कंट्रीज़ में जिस चीज़ की कमी थी उन्होंने अपनी पावर्स को वहीं से जनरेट किया, उन्होंने कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया, अपनी स्किल्स को उन्होंने आउटसोर्स नहीं किया। हमने किसी से कुछ सीखा नहीं, क्या हम एग्रीकल्चर की तरफ कभी नहीं आएंगे? और ये जो हम हर आए साल बहरान फेस करते हैं एग्रीकल्चर स्टेट में, तो आप क्या समझते हैं कि हमें एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स या एग्रीकल्चर की जो डिग्रीज़ हैं उनको कितना प्रमोट करना चाहिए? डॉक्टर साहब ये शादी ये बड़ा मेरे दिल के करीब है ये सवाल, और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल इन्होंने पूछा है। देखें, हमारी जो इकोनॉमी है उसका मेजर परसेंटेज तो नहीं आता, एग्रीकल्चर की से 22% के करीब आता है जीडीपी का, लेकिन रीढ़ की हड्डी है हमारे मुल्क के अंदर ज़राअत। अभी भी तकरीबन 1000 लोगों को चाइना बुला रही है और चाइना में वो जाके ट्रेन हो रहे हैं। अच्छा, अब हमारा सवाल ये है कि क्या हम ये जो हमारे एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स हैं, अव्वल तो जैसे आपने कहा वो बहुत कम है, दूसरी बात ये है कि क्या वो एग्रीकल्चर की डिग्री करके वापस अपने गांव जाते हैं या एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं? तो जवाब उसका ना है। या वो भी एग्रीकल्चर की डिग्री करके नौकरी ढूंढ रहे होते हैं कि जी बहुत सारे लोग आके मुझे कहते हैं जी आप हमें यहाँ जो है यूनिवर्सिटी भी नौकरी दे दें एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट। तो मैं जो यूनिवर्सिटी की नौकरी है वो उसको 50-60 हज़ार रुपये, तो मैं उसको कहता हूँ मेरे फार्म पे काम कर लो, मैं 1.5 लाख रुपए। वो कहता है जी मैं तो फार्म पे नहीं। और मेरा अपना फार्मिंग कम्युनिटी से ताल्लुक़ है और मेरा एक फार्म खानेवाल में है, एक चिन्योट में है, तो मैं ज़ाहिर है वो डिस्टेंस अपार्ट है, तो मुझे इल्म है कि फार्मर्स किसी भी बड़े से बड़े फार्मर के पास भी जो फार्म मैनेजर है, ये जो फार्म चला रहा है, वो एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट नहीं है। अभी भी उसी ट्रेडिशनल तरीके से वो मुंशी है और वही हो रहा है कि कितनी खाद मैं अपने फार्म में जैसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मेरा बाप दादा करता था वैसी मैं करता हूँ। इट्स नॉट मैकेनाइज, इट्स नॉट अब तो हम एआई की बात कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ को तय करना है, अपने ग्रेजुएट्स को भी बताना है, और एग्रीकल्चर चलेगी तो इस मुल्क का पहिया चलेगा। ये वो सेक्टर है जो आपके पास मौजूद है और हम उसको 100% तो हार्नेस 50% भी नहीं कर रहे। देखें ना, अगर अब इस मुल्क के अंदर कोई एक भी ऐसा फार्म है जिसमें एआई यूज़ हो रहा है या जो मॉडर्न फार्म है जो वेस्ट में हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास इतना बड़ा एरिया है। अगर इसी को मैं कहता हूँ जी आप डबल भी कर लें तो यू कैन इमेजिन कि 22% से 44 ऊपर चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। एक सवाल मैं रखता हूँ, मुझे पता है आपने ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैं चाहूँगा जो इंतजार कर रहे हैं उन्होंने जवाब का इंतजार। बिल्कुल। सवाल ये है सर कि अगर किसी के पास को 5 एकड़ ज़मीन है और बड़े बेहतर तरीके से इस्तेमाल करे, एक ऐसा बच्चा जो किसी कह लीजिए दौर से दूर पार के किसी शहर में एंटरप्रेन्योर बनने की बजाय, खुद से काम करने की बजाय एक माइंडसेट है कि हमने डिग्री लेनी, उसके बाद वही वाली बात 40-50-60 हज़ार रुपये की नौकरी शुरू कर देनी, ये जो हम इनकरेज नहीं कर पा रहे,
कि खुद से कोई इनिशिएटिव ले, कोई एंटरप्रेन्योर बने। बदकिस्मती तो ये है कि लाखों बच्चे बिजनेस ग्रेजुएट होकर भी बिजनेस करने के काबिल नहीं है। मेरा ख्याल आपने ब्रेक पे जाना है, इस सवाल को ब्रेक के बाद। बिल्कुल ऐसे ही है। शाह साहब के सवाल का जवाब हम डॉक्टर साहब से लेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरी बात कासिम अली शाह के साथ को देखते रहिए, मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले शाह साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया था डॉक्टर साहब से, उसको दोबारा से एक बार दोहरा देती हूँ मैं कि बहुत से बिज़नेस ग्रेजुएट्स भी इस वक्त इस काबिल नहीं हैं कि वो बिज़नेस का कदम उठा सकें, या उनमें इतनी करेज नहीं है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ सके। तो ये क्यों लैक करता है हमारी सोसाइटी में अभी भी? ये हमारा जो प्रोसेस है ये भी स्लो है, और वो जैसे हमेशा देर कर देता हूँ मैं वाली बात है। देखें, हमें सबसे पहले देखना है हमारा इकोसिस्टम क्या है, और क्या हमारे इकोसिस्टम में ये इनकरेजमेंट है। असल में जो हमारा प्रॉब्लम है ना, वो जॉब सिक्योरिटी की तरफ लोग जाते हैं। अच्छा, बिजनेस में रिस्क है, जब रिस्क होगा तो फिर आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा। और हमें अपने स्टूडेंट को या नौजवान नस्ल को बताना है कि ये रिस्क का बंदोबस्त है, जो शाह जी ने कहा सूफीज़म वाली बात है कि रिस्क का बंदोबस्त तो अल्लाह ने किया है, इसलिए ये अच्छा वो नौकरी करता है, वो क्लर्क बन जाता है, और जब रिटायर हो 60 से शुरू करता है, 90 पे रिटायर हो जाता है, सारी ज़िंदगी यही काम करता रहता है। ऑन द कॉन्ट्री, जो बंदा बिजनेस में है वो तो सालों में वो जो बात कर रहा होता है वो करोड़ों की बात कर रहा होता है। तो हमें एग्जाम्पल्स के साथ अपनी एजुकेशन को, लोगों को जो इकोसिस्टम है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और फिर हमारा जो तालीमी निज़ाम है, जो पहले भी हम बात कर रहे हैं, ये स्कूल से आप शुरू करें। आप जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी तरफ चले जाएं। अब तो वेस्ट नहीं कहते, ईस्ट में भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तो उसमें आप स्कूल एजुकेशन में देखें। बहुत सारे लोग तो अपना घर ही खुद बना लेते हैं, सो वो इतने स्किल्ड हैं कि उनको किसी भी वो सारे हुनर उनको खुद उन्होंने सिखा देते हैं। तो वो जब आप शुरू में ट्रेनिंग उनकी करते हैं तो वो उनका हाथ, वो कारपेंटर का काम भी कर रहे हैं, वो प्लम्बर का काम भी कर रहे हैं, अपने DIY जो हैं वो उनके प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। और हम तो सोच नहीं सकते कि हमारे अगर कमरे के अंदर किसी कबर्ड का हुक ख़राब हो जाए तो हम ठीक नहीं कर सकते। जो अक्सर रील्स हम देख रहे होते हैं, हाँ, पूरा घर बना रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने लोगों को एग्जाम्पल्स के साथ इकोसिस्टम, जैसे अभी कोवर्किंग स्पेसेस का कॉन्सेप्ट आ गया, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स आ गए, उनको ज़्यादा करना चाहिए, लोगों की मेंटोरिंग। और फिर आपने जो शाहजी ने सवाल किया, जो कि विलेज इकॉनमी है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वैल्यू एडिशन कैसे की जाए, फसल जो है वो देखें, फसल ग्रो हो रही है। क्या आपके इल्म में है कि जो मैक्सिमम पैसे फ्रूट के फॉर एग्जांपल फार्मर को मिलते हैं तो वो रमज़ान में मिलते हैं या हाई सीज़न में मिलते हैं। अमरूद वो 40 रुपए किलो बेच रहा होता है, तो उस वक्त आपको 300 रुपए किलो मिल रहा होता है, और जो वो मिनिमम बेचता है वो 10 रुपए किलो बेचता है। तो क्या वो जो अंदर, अगर हम उन्हीं लोगों को कहें कि वो मिडल मैन को निकाल के वहाँ से प्रोड्यूस को डायरेक्टली कंज्यूमर की तरफ ले आए, तो इसमें स्काई इज़ द लिमिट। एक चीज़ नहीं, हर एक प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन हो सकती है, चीज़ें बन सकती हैं, बेकरी बन सकती है। तो एक तो बात यह है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उससे क्या होगा कि उससे पूरे मुल्क की इकॉनमी में फ़र्क पड़ेगा, और जो आपका वर्कर है उसकी वेज बढ़ जाएगी जब वो ज़्यादा कमा रहा होगा। अब 5 एकड़ में अगर उसने टनल फार्मिंग कर दी, उसने एक्वापॉनिक्स कर दी, तो अभी वो 1 एकड़ से 2 लाख कमा रहा है, वो 10 या 20 लाख पे चला गया, या वो करोड़ पे भी जा सकता है। तो वो 20 लाख के हिसाब से भी 5 एकड़ से 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो वो कितने लोगों को नौकरी देगा? अच्छा, वो कमा रहा है प्रोड्यूसर। फिर उसके दरमियान में वहाँ जो एग्री बिजनेस वाले लोग बच्चे हैं वो आ जाएं और वो उस प्रोडक्ट को मार्केट करना शुरू कर दें। तीसरे वो लोग आ जाएं जो उससे कोई जो एडिबल चीज़ बना दें, कोई ब्रेड्स बना दें, कोई खाने की चीज़ें बना दें। जैसे हमारा मीट है, मीट को भी कितनी उसमें वैल्यू एडिशन होके, जैसे आपके सामने बहुत सारे सक्सेसफुल मॉडल हैं कि अब तो आप जाते हैं तो आपको पका पकाया जो है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये मैं
हम उधर आए नहीं अभी टेक की तरफ या फिनटेक की तरफ या टेक्नोलॉजी, वो तो उसमें तो इतना पैसा है कि कोई सोच भी नहीं सकता। आप यहाँ से बैठ के गैर मुल्कों के लिए काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आपको छुट्टी कहीं से नहीं लेनी पड़ती। हमारी स्टेज पे भी हम टॉप जो हैं वो जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं वो करते हैं, तो हम भी इजाज़त के बगैर तो कहीं मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकते। तो जो आप हैं, आपकी जब मर्जी करें आप अच्छा, और फिर आप जहाज़ पे भी जब बैठते हैं तो हम टांगे यूं करके तो इकॉनमी क्लास में बैठे होते हैं, और हमारे अपने स्टूडेंट बिजनेस क्लास में आके हमें कहते हैं सर 2 घंटे बैठना चाहिए, तो मेरी जगह पे आ जाओ मैं तो। सो हमें उनको बताना है कि एक तो आपका जो ज़िंदगी है उसमें कितनी इंडिपेंडेंस होगी, यू कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, यू कैन मेक मोर मनी, यू कैन सर्व बेटर द सोसाइटी एंड योर फैमिली एज वेल। तो हम आज तक इस तरफ लोगों के रुझान को नहीं ला सकते। ठीक जी। वरना आप ये देखें जो भी बिजनेस में आएगा शायद जी, एक और बड़ी आप ये देखें डॉक्टर साहब, आप भी देखें, उनमें सक्सेस इज 99.9%। टाइम लग जाएगा लेकिन सब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। आपको एक भी ऐसा नहीं बंदा मिलेगा जो ना काम होगा। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, चंद दिन पहले ना हमारे एक बड़े कमाल के ब्रेन है, साइंटिस्ट हैं, नवीद शिरवानी साहब, उनके साथ एक मेरी निशिस्त थी। उन्होंने कहा पाकिस्तान को ना, पूरे मुल्क को HR प्लान की ज़रूरत है। बिल्कुल, हमारे पास 12-13 करोड़ यूथ है। मैं डॉक्टर साहब परसों में लैंड किया हूँ, इस दफ़ा पोस्ट नहीं लगाई, मैं यूरोप में था, एक मुल्क में था, और उस मुल्क में जो कह लीजिए ये काम करते हैं, वीज़ा कंसल्टेंसी, लीगल जो काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कश्तियाँ भर के लोग डूब रहे हैं, हमें किसान चाहिए, हमें फार्मर चाहिए जिसके पास बेसिक स्किल्स हैं, वो ये मुल्क वीज़ा देने को तैयार है। लोग उस तरफ नहीं आते, लोग रिस्क लेते हैं, कश्ती में बैठते हैं, पूरी पूरी शिप डूब जाती है। मुल्क का नाम मैं नहीं ले रहा, आप समझ जाएंगे। और इसी तरह कई मुल्क हैं जो कहते हैं जी हमें टेक्निकल वर्कर चाहिए, बंदे कोई नहीं। कई मुल्क हैं वो कहते हैं जी सिर्फ ज़ुबान आपको आनी चाहिए। तरक्की याफ्ता मुल्क जापान उसमें शामिल है, जो कह रहे हैं यंगस्टर्स को अगर ज़ुबान आती है तो हमारे पास तो यंग है ही नहीं, बूढ़े बहुत ज़्यादा हैं। हमें अगर HR प्लान बनाना पड़े तो उसमें यूनिवर्सिटियों का रोल क्या होना चाहिए? हमारे सर वाइस चांसलर तो उन्हें 300 यूनिवर्सिटियाँ होंगी सर, 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ सर। आप समझते हैं उनको भी सर कोई कह लीजिए एक उनकी भी सोच जदीद हो के, या आज के वक्त के तकाज़ों को सामने रखते हुए इस HR प्लान में कोई अपना हिस्सा डालना चाहिए? जी 277 शायद यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ा नंबर है, और वाइस चांसलर्स को भी होना चाहिए, हमारे असातिज़ा को भी होना चाहिए, और जो हमारा स्किल वर्कर है जिसमें कि बहुत सारे जो IT के लोग हैं उनकी कंप्यूटर साइंस की, डेटा साइंस की, AI की बहुत ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो केयर सर्विस है, जिसमें फ़िज़ियोथेरेपी है, जिसमें नर्सेज हैं, जिसमें के जो पैरामेडिकल साइंस के लोग हैं, एलाइड हेल्थ साइंस के लोग हैं, उसको केयर, तो चूँकि वहाँ एजिंग पॉपुलेशन है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें सबको, मसलन जापान, हम देखें कि जापान अगर 50,000 लोगों को इमिग्रेशन दे रहा है तो उसमें हमारा कोटा 5,000 है। तो हम उस तरह देखें कि वो कौन से लोगों को, और एग्जैक्टली उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, चाइना कुड बी अनदर गुड मार्केट। लेकिन जो आयरनी है वो ये है कि जिनकी हमें खुद को ज़रूरत है वो भी नहीं है हमारे पास पूरे। हम पहले कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास कितने स्किल्ड एग्रीकल्चर वर्कर हैं। अच्छा, तो हम अब अपनी नौजवान नस्ल को, वो सारे ही बाहर जाना चाहते हैं, तो मायूसी क्यों है? मायूसी तो नहीं होनी चाहिए। अभी तो आपने ये 10 मई को देख लिया, हम हजूम से कौम बन गए ऐसे, ठीक है। और अभी ये जो हमारा सारा दुनिया में हो रहा है, जो हमने इसमें जो मार्का हक में किया, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास होप भी है, और हमारे मुल्क में रह के भी लोग, मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि हमारे मुल्क से बच्चे बाहर ना जाएं, उनको जाना चाहिए, लेकिन बहुत ही जो हाई पेड जॉब्स हैं उस पर जाना चाहिए। वरना ये बहुत सारे मुल्कों में जब ये जाते हैं और इलीगल रह रहे होते हैं तो इनकी वेजेस पाकिस्तान से भी कम होती है, फिर उनको वो आज़ादी नहीं है जो पाकिस्तान में है। तो हमें ऐसी फ़िज़ा भी पैदा करनी चाहिए कि हम सारे इस मुल्क में रहे ना, और ऑप्शन से रहे, अपनी मर्ज़ी से रहे। तो क्या हमें रिग्रेट है? हमें कोई रिग्रेट नहीं है।
जो हमारे ज़माने में लोग मुल्क से बाहर गए उतने ही सक्सेसफुल या उनसे हम कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, वो तो हमारे जैसी पोजीशन माशरे में नहीं बना सकते थे। तो हमें दोनों चीज़ें करनी चाहिए कि वाइस चांसलर्स को भी, गवर्नमेंट को भी और इंडस्ट्री को भी, सबको मिलकर प्लान करना चाहिए कि हमें कौन से लोगों को ट्रेन करके मुल्क से बाहर भेजना चाहिए। तो आप जो कह रहे हैं कि वो प्रिसिशन ट्रेनिंग हो कि हम किस मुल्क के लिए लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमें अपने मुल्क में भी ज़रूरत है टेक्निकल लोगों की, तो उनको भी हमें जो है वो ट्रेन करना चाहिए। और उनको यहाँ पे हमें इल्म है कि जी वो जो मेहनत वो वहाँ करते हैं, वो जो 12-12 घंटे जॉब करते हैं, यहाँ तो वो अपने जो है वो ऑफिस टेबल से हिलने को भी तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक। तो इससे अगर वो वहाँ कर सकते हैं वो यहाँ बिल्कुल ठीक बात है सर। अच्छा सर, एक ऐसा एरिया सब्जेक्ट है जो मेरा बड़ा ही पसंदीदा है, मेरे दिल के बड़ा करीब है, और उसको मैं सवाल की शक्ल में आपके सामने रखना चाहूँगा सर। मुझे सर मुख्तलिफ़ जगह पे एज अ ट्रेनर सर्व करने का मौका मिला। इसमें सर सिविल सर्विसेज के भी इदारे थे, जुडिशरी के भी थे, वाज पाकिस्तान, और एजुकेशन के भी थे। इसमें से कई सर वो हमारे स्कूल टीचर ट्रेनिंग के इदारे हैं जो इनके अब नाम बदल के पैक्टा हो चुके हैं सर। हमारा PHEC है सर। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जाके बातचीत करने का मौका मिला। मुझे सर ये महसूस हुआ सर कि हमारा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इंतहाई वीक है जिस मेयार का होना चाहिए। मुझे लगता है सर हमारी इतनी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भी कोई DFDs होने चाहिए, डायरेक्टरेट फैकल्टी डिपार्टमेंट होना चाहिए, जिसमें फैकल्टी की इंटरेक्शन और उनकी स्किल्स पे काम हो और उन्हें पता लगे दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। सर आप क्या समझते हैं कि ये टीचर ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है, प्रोफेसर्स की ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की ट्रेनिंग कितनी, एक लेक्चरार की ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है? साथ ही साथ में सर ये भी ज़रूर बताइए कि कुछ हमारी यूनिवर्सिटीज़ तो अपने टॉपर्स को रख लेती हैं सर वो ये देखती नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल है ही नहीं, वो टीचिंग के लिए बना ही नहीं है, मुमकिन है वो रिसर्च के लिए बना हो, वो एक थीटा हो, कोड वर्ड्स में थीटा कहा जाता है जी, जो पढ़ाकूस है, रट्टे लगाने वाला। ये ट्रेनिंग की सर अहमियत कितनी है? जो हम पहले जितनी भी हमने गुफ्तगू की है, ये जितनी भी हम ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन में या माशरे में करना चाहते हैं, इंजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो टीचर है। ठीक, आप मैं हम सारे को मदद की ज़रूरत है टीचर्स की। और आपने जैसे कहा कि क्या हमारा टीचर इस वक्त, जो पहले डॉक्टर साहबा ने पूछा कि एट पार है विद द इंटरनेशनल टीचर्स, क्या उनकी जो स्किल है, जो कम्युनिकेशन भी है, नॉलेज भी है, स्किल भी है, क्या वो इतना है कि वो हमारे ग्रेजुएट को उस तरह की टीचिंग या मेंटोरिंग कर सके जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। तो जो मैंने आपसे पहले कहा कि सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, हम किसी टॉपर को उठा के नहीं लाएं, एक टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी हो, और जैसे आपने वो टीचर्स ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का, तो ये डेवलपमेंट का होना चाहिए। और फिर वक्त के साथ साथ हर एक टीचर को हर साल या 2 साल के बाद अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए विद द इंटरनेशनल ट्रेंड्स के पूरी दुनिया में इस वक्त टीचिंग पेडागॉजीज कैसी हैं और वो कैसे पढ़ा रहे हैं। तो आपका सवाल का जवाब ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मैं समझता हूँ कि टीचर्स में तो उसकी डिग्री से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि उसके पास सर्टिफिकेशन हो, उसकी ट्रेनिंग हो, और उसको कंटिन्यूसली आप अपग्रेड करते चले जाएं। और हर लेवल के ऊपर हम क्या कर रहे हैं प्रमोशन में कि उसकी 15 साल सर्विस होने चाहिए, 15 पेपर होने चाहिए, उसकी बुनियाद पे वो प्रोफेसर बन जाएगा। तो मुझे बताएं कि क्या वेस्ट में ऐसा होता है? वो अपना डोसियर बताता है, आपने उससे पता ये करना है कि भाई आपकी जो तालीम, जो आपकी टीचिंग क्वालिटी असेसमेंट है वो कैसी है, आपकी कंट्रीब्यूशन कैसी है इन टर्म्स ऑफ योर सर्विस टू सोसाइटी एंड इन टर्म्स ऑफ द ग्रेजुएट्स व्हिच यू प्रोड्यूस। हम इसकी टीचर्स इवैल्यूएशन में ये नहीं पूछते कि आपने जो ग्रेजुएट प्रोड्यूस किए वो कहाँ है भाई उनकी। तो हमें ये सारे अच्छा, और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब आप उनकी प्रमोशन और जॉब के साथ इन बिल्ड कर देंगे। हमें उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको कहेंगे जी आपको 2 साल बाद हम डोसियर देखेंगे और उसमें हम देखेंगे, ये हम नहीं देख रहे कि तुमने पर्चे कितने छापे हैं, उससे मेरे माशरे या मेरी यूनिवर्सिटी को तो फ़ायदा कोई नहीं है, वो तो आपके अपने हैं। हम देख रहे हैं कि आपने जो पढ़ाया है
वो उसका आउटकम क्या है ठीक सर। कि और आपने कोई सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट किया है। जैसे मैं आज आपके पास आया हूँ तो मैं तालीम की प्रमोशन के लिए आया हूँ ना, ये मेरे काम का हिस्सा है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप क्यों जाते हैं टीवी, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि तालीम का मकसद क्या है। ठीक सर। तो हम अपने असातिज़ा भी पूछें कि आपने कोई कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स सोसाइटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से डॉक्टर्स अपने आप को फुल लाइफ अगर एजुकेशन से रेलेवेंट नहीं रखते हैं तो उनकी प्रैक्टिस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो आई थिंक टीचर्स के ऊपर भी उतना ही लाजिम होना चाहिए। आपने अगर ब्रेक पे जाना है तो सवाल है मेरे पास ना, बिल्कुल, ऐसा हमें सवाल break जो पे है जाना सर, दुनिया भर में ना सर इंडस्ट्री अकेडमी लिंक जिसके लिए बड़ा एक शॉर्टकट ढूंढा गया। शॉर्टकट ये है सर कि इदारों में, यूनिवर्सिटियों में प्रैक्टिसिंग प्रोफेसर इंट्रोड्यूस करवाए जाए। वो लोग जो इंडस्ट्री में कहीं सर्व कर रहे हैं, इंडस्ट्री में सर्व करने वाले को सर पैसे नहीं चाहिए, उसको ग्रेस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, उसके लिए एक ऑनर है कि वो किसी यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक है और हफ्ते में किसी एक दिन जाके पढ़ाता है। मेरा सवाल ब्रेक के बाद ये डॉक्टर साहब के सामने आप रखिए, किस तरह से इस कल्चर को हम इनकरेज कर सकते हैं कि प्रैक्टिसिंग प्रोफेसर बने और हमारे एलुमनाई भी ज़रा वापस आके अपने विजडम को अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। शाह साहब के इस सवाल का जवाब ब्रेक के बाद देंगे। देखते रहिए मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ और आखिरी जो हमारा सेगमेंट है उसमें सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन जाने से पहले शाह साहब ने एक सवाल छोड़ा तो उसी का जवाब लेंगे पहले डॉक्टर साहब से कि इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो गैप है उसको कैसे फिल किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के लोग हैं जिन्हें एकेडमिया के साथ कहीं ना कहीं मुंसलिक रहना बहुत ज़रूरी है ताकि इस गैप को कम किया जा सके। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये शाह साहब ने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये पॉइंट है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। हमने स्टैट्यूट्स ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के बना दिए, वो देर तो हम हमेशा हर चीज़ में करते हैं, इसको बहुत पहले होना चाहिए था। और हमारे जितने भी जो ऐसे लीडर्स हैं अपने अपने एरियाज़ में, वो बेशक लॉ में हैं, वो बिज़नेस में हैं, वो इंडस्ट्री में हैं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हैं, तो हमें उनको लाना चाहिए और उनकी जो एक्सपीरियंस जो कि जो वो चीज़ हैं जो उन्होंने अपने इल्म का या तजर्बे का निचोड़ बच्चों को देते हैं। अच्छा, फिर वो रोल मॉडल भी होते हैं। ठीक है। उसको बच्चा देखे ना, अब आप क्लास में किसी भी ऐसे आदमी को ले आए, किसी भी टॉप बिजनेसमैन को, हम मतलब जिनका नॉन कंट्रोवर्शियल नाम भी ले दे रहे हैं, वो सैयद बाबर अली को ले या मियां मंशा को ले या किसी को भी बड़े बिजनेसमैन, तो फिर बच्चा एस्पायर करता है या डॉक्टर अताउर रहमान को ले आए, ठीक है, जो भी अपने अपने एरियाज़ में जिन लोगों ने बहुत नाम कमाया या सक्सेसफुल रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि इवन मैं तो जो आपके जुडिशरी के लोग हैं, कामयाब वकला हैं, वो आके हमारे लॉ कॉलेज में पढ़ाएं। हमारे जो पॉलिटिकल फिगर्स ऐसी हैं जो बड़ी नॉलेजेबल हैं, वो आएँ और हमारे पॉलिटिकल साइंस IR में पढ़ाएं। रिटायर्ड जितने भी हमारे लोग हैं, वो एकेडमिया से हैं, वो हमारे सर्विसेज से हैं, वो आएँ और अपने जो एक्सपीरियंस, तो ये एक बहुत ही दुनिया में भी सक्सेसफुल, उनको टॉकिंग लाइब्रेरीज आप कहते हैं ना, आप उनके साथ आप खुद जो महफिल लगती है तो आप उनसे गप तो लगा रहे होते हैं लेकिन बहुत कुछ सीख भी रहे होते हैं कि एक्सपीरियंस उनकी लाइफ। तो ये इसको हम इनकरेज भी कर रहे हैं। मैं जहाँ भी वाइस चांसलर रहा हमने इसको अप्लाई किया और इंशाल्लाह ये हम इसको पंजाब यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल लागू कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं तो जो आज की गुफ्तगू, वक्त थोड़ा है, बातें बड़ी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हम वैसे भी बैठ जाए ना डॉक्टर साहब के साथ तो बड़ा टाइम हमारा पंजाब के पार हो जाता है। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी पंजाब आप पिछले कुछ अरसा से आप एज वाइस चांसलर सर्व कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक ज़िम्मेदारी भी है, ये एक इम्तिहान भी है। ज़िम्मेदारी होती है, इम्तिहान है। यूनिवर्सिटी पंजाब के ना एक बड़े डिफरेंट डायनामिक्स हैं, यानी उसके अंदर जो उसके हक़ाइक़ हैं वो एक पुरानी यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ उसमें बेशुमार तरह के चैलेंज किसी भी वाइस चांसलर के लिए, इससे पहले भी आप देखें जितने वाइस चांसलर आते रहे मैनेज करने की कोशिश करते रहे। आपके टाइम में एक चीज़ बड़ी अप्रिशिएट की जा रही है और वो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। सर की गैर मौजूदगी में भी एक दिन हमने TV पे तस्करा किया कि डॉक्टर साहब ने कोई ना कोई फैज़ डॉक्टर साहब को है जिससे कई तरह के जो क्राइसिस हैं उनको मैनेज कर लिया अमली तौर पर। डॉक्टर साहब,
मैं जानना चाहूँगा चैलेंज क्या है, क्या थे, मैनेज किया हुए हैं, इस वक्त क्या है और आने वाले कुछ दिनों में क्या होने जा रहा है। आप किस विजन के साथ इस अहम सीट पे बैठे? देखिए शाह जी, पंजाब यूनिवर्सिटी को ठीक करना या उसको अच्छे तरीके से चलाना पाकिस्तान को ठीक करना है, मेरा ये ईमान है। और मैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी को एग्जैक्टली माँ की तरह ही ट्रीट करता हूँ, और हमें उतनी अपनी गोद में लेती है, इज़्ज़त देती है, इल्म देती है, रिज़्क देती है, नाम देती है, ये सारी चीज़ें वो हैं। और हमारे मुल्क के लिए भी आप हमारे मुल्क में ब्यूरोक्रेसी में चीफ जस्टिस देखे, सारे यहीं से पढ़े हुए हैं। आपकी टॉप ब्यूरोक्रेसी यहीं से पढ़ी है। टॉप बिजनेसमैन इस लाहौर के अंदर आईटी सेक्टर में 70% से ज़्यादा शेयर पंजाब यूनिवर्सिटी का है, और ये मीडिया में तो 90% है, या मैं तो ये भी कहने से गुरेज नहीं करूँगा कि 100% है। द ओनर्स एज वेल एज ऑल ऑफ यू आर ग्रेजुएट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो इसका मतलब है, लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। इसके 2-3 बड़े इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम थे। एक तो डिफिसिट का मामला था, और उसको हमने बड़ा अच्छे तरीके से एड्रेस किया है। ठीक सर। और उसको हम उस डिफिसिट को हम वापस ला रहे हैं, और इंशाल्लाह हम इसको डिफिसिट से निकाल लेंगे। दूसरा, यहाँ पे डिसिप्लिन का इशू है, और उसको भी हमने कोशिश की है। और मैं आपके तवज्जुह से भी कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स मुझे बहुत अजीज़ हैं। स्टूडेंट्स को लॉ को अबाइड करना चाहिए, और हमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम कानून को इम्प्लीमेंट करें। और तीसरा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और रिसर्च है, उसमें हमारे असातिज़ा का रोल है। तो हम उनको भी इंशाल्लाह जो हैं वो इस तरफ ला रहे हैं। उनको हम इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं असातिज़ा को कि जी वो पढ़ाई पे भी ज़्यादा फोकस करें और रिसर्च के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करें। तो पंजाब यूनिवर्सिटी तो एक ऐसी जगह है जो कि हर स्टूडेंट का ख्वाब है कि उसमें आए। जो उसकी एनवायरनमेंट है, आप ये देखें ना कि ये 100 मरबा ज़मीन नहर के ऊपर, और इसकी ग्रीनरी और इसका जो एनवायरनमेंट और जो ऑरा है, जो इसकी बिल्डिंग्स हैं, हॉस्टल्स हैं, ये फैसिलिटीज़ सेकंड टू नन है। लेकिन हम ग्रेजुअली नीचे आए क्योंकि हमने शायद इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं रियलाइज़ किया। तो ये फाइनेंस का चैलेंज था हमारा, ज़्यादा जो है वो डिसिप्लिन का इशू था, और उसको इंशाल्लाह हम बड़ा इफ़ेक्टिवली हैंडल कर रहे हैं और मज़ीद बेहतर करेंगे। अच्छा, फाइनेंशियल तो डिसिप्लिनरी तो जितने भी क्राइसिस थे उसमें आप बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस जो हैं उसमें गवर्नमेंट किस तरह से बेहतर रोल प्ले कर सकती है? देखें, दोनों चीज़ें हमें डॉक्टर साहब करनी होंगी। गवर्नमेंट को भी हमें रिक्वेस्ट करनी होगी कि हमारी फंडिंग को एनहांस करें, लेकिन हमें ख़ुद से अपने ज़राए को भी बढ़ाना होगा। वो हम बढ़ा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें कोई लिमिटेड जो बिज़नेस है उसकी भी इजाज़त दे और हम उसको करें, लेकिन हम इसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। एक तो डिजिटलाइज कर देंगे, और डिजिटलाइजेशन से हर चीज़ हमारे सामने आ जाएगी। अगर हम ERP लगाते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी कि हमारे कितने ज़राए हैं, कहाँ खर्च होने हैं, और उसको प्रॉपरली हम मैनेज कर लेंगे। और दूसरा ये है कि हमारे जो एसेट्स हैं उनको हमें यूटिलाइज़ करने की इजाज़त दी जाए, तो हम अपने जो ज़राए हैं उनको हम ले आएंगे। और तीसरा, हम इसमें टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन, हम एक बिल्डिंग हमारे पास थी, उसमें हमारे एक अफसर का दफ्तर था, तो वो 50,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग। तो आप ये देख लें कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक अफसर के दफ्तर में 50, आपका ये सारा प्लाजा इतना बड़ा हो, तो वो उसको उसमें हम को वर्किंग स्पेस, IT का इंक्यूबेशन सेंटर, दफ्तर खान इस तरह बना रहे हैं। हम अपने बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर में हम सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या इंक्यूबेटर को नहीं लाएंगे। कोई भी बच्चा जो अपना बिज़नेस आइडिया के साथ आता है तो उसको भी हम इंक्यूबेट कर दें। और फिर हमारा एक और डॉक्टर साहब ऑफिस होता है बड़ा इम्पोर्टेंट, जिसको हम ऑरिक का ऑफिस करते हैं, ऑफिस ऑफ रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। और वो इंडस्ट्री के लिए जो शाह साहब ने सवाल किया कि वो इंडस्ट्री और एकेडेमिया लिंकेज, और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो उनको कमर्शलाइज करना, उनको मार्केट करना, जो हमारे पेटेंट्स हैं उनको करना।
तो इसके ऊपर हम उनको हम ज़्यादा कर रहे हैं। और चौथा, हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो कम्युनिटी सर्विस, और उससे हमारी बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। वो हमारा ऑफिस है जो कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। तो हम हज़ारों बच्चों को जो यूनिवर्सिटी के नहीं है उनको 40-50 डिफरेंट स्किल्स की सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। वो हमारा कुछ तो करें वो सोसाइटी नहीं, हमारा हम देखें ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम कर रहे हैं कि बच्चे आए 6 महीने, जो आपने कहा 6 महीने जो मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहा, वो हमारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर में आए और वहाँ हज़ारों बच्चों को 50-60 डिफरेंट स्किल्स जो आईटी की भी हैं और बिजनेस की भी हैं और बाकी जो डिफरेंट स्किल्स हैं वो सारी हम उनको हम अपने तो हम अपने 4 सेंटर्स को, जो कि कम्युनिटी सर्विस भी होगी, हमारी आमदनी भी बढ़ेगी, तो उसमें हमारा जो आईटी का इंक्यूबेशन सेंटर है या टेक पार्क है या दफ्तर खान है वो बना रहे, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर तो मौजूद है, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं और एक को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और स्किल डेवलपमेंट सेंटर का शादी वही बिग प्रोग्राम, ताकि हम माशरे को भी हम सर्विस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत थी कि लोगों को काम पे लगाया जाए, टीचर्स को भी काम पे लगाया जाए। और जाहिर है कि बहुत इस पे भी बहस होती कि क्या लीडरशिप का कोई बहुत बड़ा रोल है। मैं ये समझता हूँ कि लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। अगर लीडर अच्छा होगा तो वो सबको काम पे लगा देगा। क्या बात है, दैट्स रियली ट्रू। बिल्कुल ऐसे ही है। बट एज वी रीच टू द एंड ऑफ द शो एज वेल, मैं चाहूँगी जाने से पहले डॉक्टर साहब आपका कोई पैगाम होगा हमारी यूथ के लिए, टीचर्स के लिए, एज एन एजुकेशनल सेक्टर में बीइंग अ वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये पैगाम मैं इससे एजुकेशन से हट के दूँगा, और वो ये पैगाम है कि आप बेहतरीन इंसान तब हैं जब आपके अंदर पहली जो खसूसियत है ना वो ग्रेटिट्यूड है, तशक्कुर है कि अल्लाह का शुक्र। सूरह फातिहा है और पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो तशक्कुर अपने अंदर जो आपके पास है उस पर शुक्र अदा करें, जो नहीं है उसको हासिल करने की कोशिश करें। और तकसीम, शाह जी जो आपने सूफ़ी की बात की, मैं सूफ़ी से क्यों मुतासिर हूँ? सूफ़ी के पास उसकी महफिल में तफरीक नहीं थी। क्या बात? आप फ़िरक़ों की तफरीक करते हैं, वहाँ मज़हब की तफरीक नहीं थी। वहाँ कोई भी मज़हब का इंसान वहाँ आता था, और यही तो वजह थी कि वो कन्वर्ट हो जाते थे। आप किसी एक को तो कन्वर्ट करके दिखाएं। तो ये जो तफरीक है ना, आप, हमारा सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है, आप जब किसी के ख़िलाफ़ बात लिखते हैं तो आपको कोई एहसास होता ही नहीं है, आपको रहम आता ही नहीं है। तो आपका मज़हब क्या कह रहा है कि रहम करें, मोहब्बत करें, इज़्ज़त करें, और फिर ग्रेटिट्यूड, तशक्कुर करें कि अल्लाह ताला ने जैसे हमें बनाया, जो हमें दिया। किसी को मरीज़ भी तो होते हैं ना, आप सेहत की बादशाही होती है। तो मेरा ये बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आपका क्या आखिरी पैगाम होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़े शाह साहब ने जो कह दिया ना क्योंकि मेरा बड़ा ही, मैंने इब्तिदा में ही कहा, मेरा बड़ा ही एहतराम का और बड़ा मोहब्बत का शाह साहब से रिश्ता है। बल्कि गाहे बगाहे मैं इनसे मशवरा, गाइडेंस भी ले लेता हूँ कि ये इनको एक फैज़ है। एक बात को मैं ज़रूर ऐड करूँगा, दुनिया में शुक्रगुजारी को, उस पर लिखी जाने वाली कई किताबों में से एक किताब का नाम मैजिक है, द मैजिक। यानी शुक्रगुजारी को इतनी ताकतवर चीज़ है, कोई जो जादू होता है ना, जादू होता है बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स, को नया हो जाता है, इतना जादुई असर है। और जहाँ हम इतने कवानीन को मानते हैं, न्यूटन के कानून को मानते हैं, अल्लाह जो बात कह रहा है वो कानून है। वो कानून क्या है? शुक्र अदा करो, मैं और दूंगा। तो आपकी ज़िंदगी का हर वो शोबा तरक्की करता है जिसमें आपके पास एक ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होती है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ सुनने वालों को, आपके वो रिश्ते भी बेहतर होते हैं जिसमें शुक्रगुजारी होती है। आप बेकदरे हो जाएं, ना शुक्रे हो जाएं, अच्छे भले रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका भी, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए। एंड आई रियली विश एंड होप आपने आज के शो से बहुत कुछ सीखा होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।